राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज की तरह मैंने बोला था दोस्तों, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। एक नहीं बल्कि दो वीडियो मिल रही, क्योंकि दिन कम है। दोस्तों, आप जल्दी से आके चैनल पर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी पीवाईक्यू को वीडियो दोस्तों वीडियो एंड तक देखा करें, ताकि आप पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर सकें। दोस्तों, इसमें से 50% क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहली जो तालिका दी है, 2021 के दौरान विद्यालय में 5 विभिन्न क्रियाकलापों नामक तैराकी, गायन, चित्रकारी, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए टेबल देख लेते हैं। तो टेबल हमने देखी, तो यहाँ विद्यार्थियों का क्रियाकलाप, पवार, नामांकन, तो ये सब दिया हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालयों में छात्रों का सन्निकट प्रतिशत परसेंट है 42%, 28%, 34%, 50%। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है 42%। अब हम इसमें जानेंगे कि ये सन्निकट प्रतिशत 42% है क्या। छात्रों की संख्या हमने देखी, विद्यार्थियों की संख्या और छात्र माइनस छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, विद्यार्थियों की संख्या, टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से जो गर्ल्स स्टूडेंट है, छात्राएं हैं, उनको माइनस कर दिया, तो हमारी विद्यार्थियों की संख्या निकल आई। तो यहाँ पे हमने जब देखा नामांकित छात्राओं का प्रतिशत इतना और नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो टोटल स्टूडेंट है हमारे 3000 और छात्राएं हैं 1750। तो हमने लड़कों की संख्या निकाल ली, लड़के हमारे आगे 1250। विद्यालय में नामांकित छात्रों का प्रतिशत, अब हमने लड़कों का परसेंटेज यहाँ हम देखेंगे। तो परसेंटेज 1250 जितने लड़के हैं, टोटल कितने हैं 3000 इंटू 100, तो हमने इनका परसेंटेज निकाला 41.67। तो आपका सही उत्तर हो गया 42%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं। 485, 505, 420, 585। दोस्तों, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सबसे पहले टेबल पर जाएं। गायन और क्या पूछ रहे हैं, गायन और हस्तशिल्प में, ठीक है। गायन और हस्तशिल्प को देखिए 21%, 28%, और हस्तशिल्प को देखिए 25%, 22%। दोस्तों, अब आपको क्या है, ये परसेंटेज दी हुई है टोटल स्टूडेंट की, और ये किसकी पूछ रहे हैं, कितने छात्र नामांकित हैं, लड़कों की पूछ रहे हैं, छात्र दोनों की पूछ रहे हैं या लड़कों की पूछ रहे हैं। चलिए आइए, तो हम ये सबसे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किसकी पूछ रहे हैं। ये सबकी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आइए। गायन में विद्यार्थियों की संख्या 3000 इंटू 21, जो परसेंटेज दी है उससे हमने संख्या निकाली 630। गायन में छात्राओं की संख्या है और 490 है ना, हमने माइनस कर दिया। ये दोस्तों माफ करिएगा, छात्र लड़कों की पूछ रहे हैं, 140 हो गई है ना। हस्तशिल्प में कितने, ऐसे ही हमने निकाला, तो यहाँ निकली 365, इसमें 140 प्लस कर देंगे तो आपका 505 एकदम सही उत्तर है। तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल कितनी छात्राओं का नामांकन है। 505, 515 और 525, 535। तो जैसे दोस्तों अभी हमने लड़कों का निकाला, वैसे ही हम लड़कियों को निकाल लेंगे। हम तैराकी और चित्रकारी का टेबल उठाएंगे, तो उसमें हमने देखा लड़कियां टोटल कितनी है 1750 इंटू 14% होगा, तो 14 लिखा, नीचे 100 लगा दिया, तो 245 आ गया। और दोस्तों 1750 इंटू 16 अपॉन 100 इज इक्वल टू 280। तो तैराकी प्लस चित्रकारी में कुल छात्राओं की संख्या 245 प्लस 280 यानी 525 आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है दहाई अंकों में पूर्णांक बनाने पर। 9.32%, 10.67%, 11.67% और 14.67। तो दोस्तों 11.67%। चलिए जानते हैं कैसे। नृत्य में नामांकित छात्रों की संख्या 1750 टोटल है और 20% होंगी, तो 20/100। विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या 3000, तो ये नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या अपन विद्यार्थियों 350 अपन 3000 इंटू 100, तो आपका आ गया 11.67%। दोस्तों, परसेंट बनानी है तो आपको टोटल इंटू 100 करना है, और अगर आपको परसेंट हटानी है दोस्तों तो नीचे डिवाइड में 100 लगा देना। चलिए, तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात क्या है। 59:49 और 23:29, 33:43 और 49:47। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो 49:47। लेकिन हम जानेंगे कैसे। दोस्तों मैंने आपको अभी बता दे रहा हूँ कि मैं
हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपके अभिकथन, कारण, एक तालिका और एक गद्य, ये आप 3 पढ़ लीजिए, और कथन 1 और कथन 2 जो कथन आते हैं वो आप पढ़ लीजिए, और कंप्यूटर पढ़ लीजिए। आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आपका इनमें बिल्कुल गलत नहीं होंगे। और ब्लड रिलेशन और दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग और थोड़ी मैथमेटिकल रीजनिंग जरूर पढ़ लें। आपके 35 से 40। और दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यूस देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप ये वीडियो लगन से देख रहे हैं दोस्तों तो आपके 45 प्लस आएंगे पेपर 1 में। तैराकी में विद्यार्थियों की संख्या 3000 × 16, ये 16% होगा दोस्तों, तो अपन 100 कर दिए, 480 निकल आए। और लड़कियों की हो गई, ये विद्यार्थियों की थी, और छात्रों में नामांकित छात्राओं की संख्या है 245, तो तैराकी में छात्रों की संख्या हो गई 235, हमने माइनस कर दिया तो 245 अपन 35, तो इनका अनुपात आ गया 49/47, तो 49 रेशियो 47 से 49 अनुपात 47। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 6 जो है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके तालिका के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तो प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विद्यार्थियों के विचार और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, शिक्षक भाव प्रवणता। तो सी आपका जो है दोस्तों सही उत्तर है। सी क्या? शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण है। दायित्व है कि शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण एक ऐसा व्यवहार है जो यह दर्शाता है कि शिक्षक शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। चलिए दोस्तों निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। ध्यान आकर्षण, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। बी है दोस्तों उदाहरणों और गैर उदाहरणों के मध्य में अवधारणा निर्माण, सुस्पष्टीकरण, स्वउदाहरण प्रतिपादन और अभ्यास, युग्मन सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव में संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ए, बी, डी और ई। ठीक है दोस्तों, उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम में अवधारणा निर्माण, डी युग्मन सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव में संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक और चीज़, यहाँ कई सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ 3 ही थे, इसलिए हमने वो पढ़े, वो सारे हम जान लेते हैं ताकि इससे अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसे तो आप कर सकें। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, युग्मन सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति, विद्यार्थियों को उनका अपने अनुभव से संदर्भ लेने हेतु प्रोत्साहित करना, अवधारणात्मक समझ को विकसित करना, छात्रों को स्वयं प्रेरणा की भावना से जागृत करना, और समूह चर्चा को बढ़ावा देना, छात्रों को विचारों को प्रेरित करना। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों ये आपका मैचिंग के प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके कई सारे प्रश्न आते हैं, तो आप मैचिंग का कोई भी प्रश्न ना जाने दें, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप चारों में से 1 या 2 आपको आते होंगे तो भी आपका सुमेलन मैचिंग ठीक हो जाएगी। शिक्षक प्रणालियाँ और कार्य विनिकरण है, अनुदेशन, प्रशिक्षण, और है दोस्तों अनुबंधन और मात्रारोपण। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों सी है। ए का 4th, बी का 3rd और सी का 2nd। ए का 4th है दोस्तों विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान, और दोस्तों इसका बी का 3rd और सी का 2nd। तो बी का 3rd है दोस्तों शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभियान, और सी का 2nd है दोस्तों शिक्षक के विद्यार्थियों के विचारों की सैद्धांतिक प्रस्तुति, और मात्रारोपण है दोस्तों विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वास्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन 2, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो ये दोस्तों सही उत्तर है आपका, कथन 1 सही और कथन 2 भी सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2
कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन जो मैंने आपको बताया था, दूसरा कारण होगा रीजन। तो अभिकथन क्या है? शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण, शिक्षण परिणामों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुदेशनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थक की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो दोस्तों इसके विकल्प आपको मैं बता दूं, हमेशा सेम रहते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और दोस्तों एक होगा ए सही है, आर गलत है, और एक होगा ए सही नहीं है, आर लेकिन आर सही। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली, प्रयोगात्मक प्रणाली। तो डी दोस्तों आपका सही उत्तर है, और डी है प्रयोगात्मक प्रणाली। तो डी दोस्तों आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक प्रणाली। अनुसंधान व्यवस्थित अन्वेषण की एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संग्रह, महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेजीकरण एवं शैक्षणिक विषयों द्वारा संबंधित तथ्यों का विश्लेषण शामिल होता है। प्रायोगिक अनुसंधान में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है, एक आश्रित चर, दूसरा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का एक ऐसा प्रयोगात्मक चर है जिसमें हेरफेर किया जा सकता है। तो दोस्तों अनुसंधान के इंद्रियानुभाविक आगात्मक प्रतिमान की विशेषताएं को चिन्हित कीजिए। अनुसंधान का सबसे प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन में समर्थित, जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है, पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो दोस्तों इनके विकल्प हमेशा सेम रहते हैं, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और सी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, केवल ए और सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए जान लेते हैं, आगमनात्मक अनुसंधान के इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान में शोधकर्ता विशिष्ट मामलों से अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करता है ताकि वह शोध खोज के परिणामों का सामान्यीकरण आगमनात्मक कर सके। अनुभवजन्य अनुसंधान मात्रात्मक एवं गुणात्मक डेटा एकत्र करने के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें सर्वेक्षण, प्रयोग और अवलोकन के तरीके शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैचिंग करते हैं। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 प्रतिदर्श प्रणाली, सूची 2 शामिल कार्यविधि, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, क्लस्टर प्रतिदर्श और स्नोबॉल प्रतिदर्श। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आइए हम देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो ए का 4, बी का 3। तो ए का 4 दोस्तों हो गया सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। बी का दोस्तों 3 है, इकाइयों का चयन परिभाषा, समूह स्तरों और यादृच्छिक रूप में किया जाता है। और क्लस्टर प्रतिदर्श का दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है 2 और डी का है 1। क्लस्टर प्रतिदर्श इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और डी का स्नोबॉल प्रतिदर्श दोस्तों प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। हमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन 1 को पढ़ लेते हैं। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन 2 व्यवहार अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में लिखित है। तो अभिकथन और रीजन। अभिकथन क्या है दोस्तों, शोध प्रबंध में एक विहित रूप, प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है। कारण है दोस्तों इस प्रक्रिया के अनुसंधान में आचार
नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले इसकी व्याख्या पे। इसकी व्याख्या है दोस्तों, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या, तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। जानते हैं क्यों गलत है। एक शोध प्रबंध किसी भी शोध छात्र के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि होती है। इस दस्तावेज को तैयार करने में सामान्यतः उच्च कौशल एवं शैक्षणिक क्षमता की आवश्यकता होती है। एक शोध प्रबंध के अंतर्गत एक शीर्षक, पृष्ठ, एक सार, एक शोध सामग्री की तालिका होती है जिसमें विभिन्न अध्याय सम्मिलित होते हैं। शोध प्रबंध के अंतर्गत एक विहित प्रारूप संदर्भीकरण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संचार की भौतिक बाधा का उदाहरण है। सांस्कृतिक भिन्नता, अनुवधान, शब्दडंबर और अस्वस्थता। तो डी आपका सही है दोस्तों, अस्वस्थता। प्रत्येक के एवं प्राप्तकर्ता के बीच संचार की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं जिससे संदेश अपना मूल स्वरूप खो देता है। इसे ही संचार अवरोध कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक एवं संबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है। चिंतित कौशल, अव्यक्ति कौशल, मीडिया उपयोग कौशल और मानवीय कौशल। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर है, वो है चिंतन कौशल। स्किल वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को सक्षम तरीके से गुणवत्ता युक्त एवं मानव उपयोगी बनाता है। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक सहसंबंधता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन चिंतन कौशल कहलाता है। तो दोस्तों संचार की आवश्यकता क्यों है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, प्रसन्नता हेतु और संदेश की संप्रेषणीयता हेतु और अनुभव साझा करने हेतु और परंपराओं के संरक्षण हेतु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो CACD। तो AC जान लेते हैं, सामाजिक अन्योन्य प्रक्रिया हेतु, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु और अनुभव साझा करने हेतु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। दोस्तों मैचिंग के बहुत प्रश्न आते हैं तो इसको जरूर कर लें। अवकथन, कारक, रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर कर लें, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें नंबर पा जाओगे। माफ करिएगा दोस्तों। चलिए, संचार के प्रकार, जनसंचार, अंतव्यक्तिक संचार, सामूहिक संचार, अंतव्यक्तिक संचार। नीचे दिए गए विवरणों में सही उत्तर का चुनिए। गलियारा चर्चा, कक्षा शिक्षण, स्वयं के साथ संचार हेतु मशीनी। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए। तो ए को हम जान लेते हैं, ए में क्या है। चलिए, तो जनसंचार, मशीनी संदेश संप्रेषण हेतु, और दोस्तों बी है स्वयं के साथ संचार हेतु, और समूह संचार दोस्तों आपका समूह संचार है कक्षा शिक्षण, और अंतव्यक्तिक संचार है गलियारा चर्चा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन और दूसरा कारण। तो आइए जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है तो यह समाचार बन जाती है। असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोग की रुचि का सृजन करती हैं उपयुक्त कथनों के आलोक में। तो दोस्तों इसका मुझे लगता है ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। स्मिता अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेगी। ये दोस्तों आप पेन और पेंसिल लेके बैठे, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करिए। मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ तुरंत वहाँ बनाते जाइए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। प्रस्थान करेगी के उपरांत बाएं मुड़ी और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गई, और अगर वह अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से 2 किलोमीटर पश्चिम में है तो उत्तर दिशा में उसने कितने किलोमीटर की शुरुआत यात्रा की। तो दोस्तों बी एकदम सही उत्तर है, 4 किलोमीटर की। ठीक है, स्मिता उत्तर दिशा में प्रस्थान करने के उपरांत बाएं मुड़ी और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलने के उपरांत वह अपने प्रस्थान बिंदु से 2 किलोमीटर पश्चिम में। इसका अर्थ है कि उसने अपने, देखिए यहाँ प्रस्थान बिंदु से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर शुरुआती यात्रा की, जो निम्नलिखित स्पष्ट है। देखिए, ये देखिए आप यहाँ से प्रस्थान बिंदु ये रहा है ना, 4 किलोमीटर गई है ना, और फिर 4 किलोमीटर बाएं आई, बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर बाएं आई, तो यहाँ पे अंतिम बिंदु हो गई ये आपके 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो वो कितनी चली, 4 किलोमीटर चली। चलिए
50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है। 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? तो दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी गति जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डी आपका सही उत्तर है 82 किलोमीटर पर घंटा। कुल लंबाई 108 प्लस 112 220 मीटर। ठीक है। अब पहली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 इंटू 1000 क्यों कर दिया दोस्तों, और 60 इंटू 60 ये क्यों कर दिया? क्योंकि इसको चेंज करेंगे, है ना। तो 125/9 तो समय दूरी अपन चाल, है ना, चाल दूरी अपन समय, ये समय अपन दूरी, ये सब आपने फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिए। जो डिजिट हमारे पास हैं 6 = 108 प्लस 12 अपन 25/9 प्लस x तो 220, 125 प्लस 9x अपन 9 तो 6, 125 प्लस 9x अपन 9 = 220। चलिए दोस्तों जो आंसर आया वो आया 82 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ना समझ आए क्योंकि मुझे ये आता है तो मैं इतना माफ़ करिएगा, मैं भूल जाता हूँ, पर कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा कि ये कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जी, आप यहाँ से देखिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23। अगर 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर की दीवार से इस प्रकार लगाई जाए कि वह दीवार के शीर्ष को छूती हुई हो तो दीवार का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, 30 डिग्री। अब 30 मीटर की सीढ़ी दीवार 15 मीटर की दीवार से इस प्रकार लगाई जाए तो दीवार के शीर्ष को छुए, तो आप बस कोण बना लीजिए। आपके यहाँ 30 मीटर की सीढ़ी आप दीवार से कैसे लगाओगे, लटा के लगाओगे, तो इसका कोण कैसे बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री पे हो नहीं सकता, है ना, फैल के भी जाएगा, नहीं तो 30 डिग्री का बनेगा। अगर किसी कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी कुर्सी की 400 रुपये में की गई बिक्री से होने वाली हानि का 1.2 गुना है, तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या है दोस्तों? बहुत सरल है, 560 रुपये। अब जान लेते हैं कैसे 560 रुपये। विक्रय मूल्य 752 रुपये, लाभ 1.2x, विक्रय मूल्य 400 रुपये, हानि x मान हानि x रुपये हुआ। प्रथम स्थिति क्रय मूल्य 752 माइनस 1.2x और द्वितीय स्थिति क्रय मूल्य = 400 प्लस x, है ना। दोनों दिशा में क्रय मूल्य समान है, तो 752 माइनस 1.2x = 400 प्लस x, तो 2.2x = 352, x = 352/2.2x, x = 160 रुपये। स्थिति 2 से अगर हम निकालें तो भी निकल आएगा। ये दो फॉर्मूले क्रय मूल्य 400 प्लस x, 400 प्लस 160 तो = 560 रुपये। नोट प्रश्न में क्रय मूल्य के स्थान पर लागत दिया गया है। चलिए दोस्तों 3 पुरुष 4 महिलाओं और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। अगर प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से 2 गुना काम करती है तो प्रत्येक बच्चा पुरुष की तुलना में आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं इस काम में 7 दिन में पूरा करेंगी? A 7, B 8, C 9 और D 12। तो दोस्तों A 7 में महिला, 3 पुरुष प्लस 4 महिला प्लस 6 बच्चा एक काम करते हैं 7 दिन में। प्रश्न दिया गया एक महिला = 2 पुरुष, एक पुरुष = 1/2 महिला, एक बच्चा = 1/2 पुरुष, तो एक बच्चा = 1/2 इंटू 1/2 महिला एक बच्चा = 1/4 महिला, 3 पुरुष प्लस 4 महिला प्लस 6 बच्चा, तो ये आपका उत्तर निकल के आया 7 महिला। अतः एक महिला एक काम करेगी 7 दिन में, अतः स्पष्ट है कि 7 दिन में एक काम को 7 महिलाएं पूरा कर देंगी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात हैं। कथन 2, न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता जो सुस्थापित हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो उत्तर है दोस्तों आपका डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। दोस्तों मैं आप देख लीजिए एक बार, न्याय सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के 4 वैध साधन है: धारणा, प्रत्यक्ष, अनुमान, तुलना, उपमान एवं ध्वनि शब्द। अमान्य ज्ञान में स्मृति, संदेह, त्रुटि एवं काल्पनिक तक शामिल। न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक वितर्क आवश्यक नहीं है, उन्हीं विषयों में है जो पूर्णतः अज्ञात है। अतः कथन फर्स्ट असत्य है। न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता जो सुव्यवस्थित है, अतः कथन 2 सत्य। न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? लिंग अथवा हेतु कारण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। हेतु वर्तमान की वस्तु हो सकता है किंतु भूत अथवा भविष्य की नहीं। हेतु भ्रत अथवा भविष्य होने पर अनुमान में प्रकाश कर सकते हैं।
व्याप्ति अथवा हेतु साध्य के बीच पूर्ण संबंध के ज्ञान के अतिरिक्त हेतु निष्पादित तक पहुंच सकता है। तो उत्तर ए दोस्तों आपका सही है, ए है। लिंग अथवा हेतु कारण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। भारतीय दर्शन में अनुमान का अर्थ किसी अन्य वस्तु के बारे में आकलन को व्यक्त करना है। न्याय दर्शन में अनुमान केंद्रीय स्थान रखता है। यह तर्कशास्त्र में न्याय वाक्य के रूप में अपनी पहचान रखता है। यह 5 चरणों से होकर गुजरता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन। ध्यायत्य है कि लिंग अथवा हेतु कारण अथवा अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, कथन 1 कथन सेकंड। मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य अथवा प्रतिज्ञाप्ति होती है। कथन सेकंड। मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत हैं कि न्याय वाक्य केवल पदार्थानुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान के लिए आवश्यक है, ना कि स्वार्थानुमान अथवा स्वानुमान के लिए। उपयुक्त कथन के आलोक में तो दोस्तों ए बी सी डी, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो कथन फर्स्ट गलत है, लेकिन कथन सेकंड सही है। तो मीमांस के अनुसार 3 प्रमाण या न्याय वाक्य स्वीकार किए जाते हैं: धारणा, अनुमान एवं प्रमाण। वेदांत में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया जाता है: प्रत्यक्ष, तर्क एवं श्रुति। इस तरह कथन फर्स्ट असत्य है। दायित्व है कि मीमांसक एवं वेदांती न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमति है कि न्याय वाक्य केवल पदार्थानुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमान हेतु आवश्यक है, ना कि स्वार्थानुमान अथवा स्वानुमान के लिए। इस तरह कथन सेकंड सत्य है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31.010 31 क्वेश्चन है दोस्तों। 0, 10, 100 और 110 पी की द्विचार संख्या क्रम में पी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 0 के बाद सीधा 10 आया, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, दिया गया बाइनरी द्विचार संख्याओं के क्रम में पी का मान 1000 होगा। बिल्कुल सही। क्यों होगा क्योंकि इसका दशमिक पद्धति में मान 8 होता है, जैसे बाइनरी पद्धति 0, 10, 100, 110 पी 0, 2, 4, 6, 8। तो अतः 8 का द्विचार मान 1000 होता है। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे सबसे तीव्र के क्रम में व्यवस्थित करें। कैश दोस्तों आपको याद होगा, देखिए मैं आपको यहीं पे क्या दे रहा हूँ, यहीं पे आपको एकदम सबूत दे रहा हूँ कि मैंने जो सुबह आपके लिए वीडियो डाली थी, जो आज उसी में से सेम क्वेश्चन आपका आया है। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन आपका फिर रिपीट है अगली शिफ्ट में। तो आपको पता है आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50% पेपर वही आता है। तो कंप्यूटर से निम्नांकित में तो देखिए सबसे पहले आपकी ये पूछ रहा है निम्नांकित से तीव्र क्रम में रखें। तो दोस्तों सबसे बड़ी होती है हार्ड डिस्क, सबसे छोटी होती है आपकी, चलिए बी सी डी ए, बी सी डी रोम, सी आपका हार्ड डिस्क और डी आपका रैम और ए कैश और ई रजिस्टर। हाँ बस यहाँ पे ये है, उसमें निम्न से ऊंचे तक रखवाया था, यहाँ पे आपका और सबसे पहले बड़े से और फिर छोटे की ओर गए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए डाटा प्रोग्राम या रजिस्टर के स्थायी का अस्थायी रूप से संग्रहित करने हेतु कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग किया जाता है इस संग्रह डाटा का। चलिए आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, कथन 1 कथन 2। सीपीयू द्वितीयक मेमोरी के सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्ष कार्यान्वित करता है, वह सॉफ्टवेयर मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके। तो दोस्तों आपका है कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राथमिक मेमोरी के सीधे संपर्क में होता है, अतः सीपीयू प्राथमिक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्ष कार्यान्वित करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी इसका उपयोग नहीं आवश्यकता है इसमें परिवर्तन के साथ कर सकता है। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस फ्री होता है तथा उपयोगकर्ता को कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकी के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। विकी का अविकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति दे देता है। तो दोस्तों डी आपका सही है, ए बी और सी
तीनों आपके सही हैं दोस्तों। विकी स्वतंत्र रूप से विस्तार योग आपस में संबंधित वेब पेजेज का संग्रह है जो वर्ष 2001 में शुरू किया गया। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है और उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। विकी का अभिकल्पन लोगों का आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2, उच्च शिक्षा संबंधी डिजिटल पहली प्रयोजन स्वयं शैक्षिक अधिनिर्णय अथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण, स्वयं प्रभा, भौतिक अवस्थिति में असंयुक्त व्यक्तित्व ई दस्तावेजों को भंडारण और उपलब्धता, डिजी लॉकर। दोस्तों डिजी लॉकर को आप जानते हो कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC मूक्स और NAD उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो ए का थर्ड, बी का और डी का फर्स्ट। तो NAD दोस्तों होगा आपका शैक्षिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। तो दोस्तों स्वयं का होगा आपका थर्ड, कहीं भी स्वयं का है दोस्तों आपका थर्ड, कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए MOOC और आपका स्वयं प्रभा का है दोस्तों उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल और आपका दोस्तों डिजी लॉकर का है दोस्तों भौतिक अवस्थिति के असंयुक्त व्यक्तित्व ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता और दोस्तों NAD का है दोस्तों आपका फर्स्ट शैक्षिक अधिनिर्णयों तथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोग्राम को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह किसी को भी कहीं भी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोग्राम है। स्वयं प्रभा निःशुल्क 34 DTH चैनल का समूह है जो उच्च स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण 24x7 के आधार पर GSAT 15 सैटेलाइट के उपयोग से करता है। डिजी लॉकर डिजिटल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त व्यक्तित्व ई दस्तावेजों को भंडारण और उपलब्धता प्रदान करता है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD सभी शैक्षिक निर्णयों तथा यथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता और भंडारण उपलब्ध कराता है। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट घटक हैं कागज, कार्बन, कोड बोतल कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट। तो ये जो आपका दोस्तों सही उत्तर है वह कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट घटक हैं कागज, कार्डबोर्ड, कार्टून एवं कास्ट। आमतौर पर कचरा के रूप में वे वस्तुएं जानी जाती हैं जो रोजमर्रा के उपयोग से लाई जाकर फेंक दी जाती हैं जैसे उत्पादक के पैकेट, घास की कतरन, फर्नीचर, कपड़े, बोतलें, स्क्रैप, समाचार पत्र और पेंट, बैटरी आदि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपयोग माफ करिएगा दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपयोग उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करना लक्ष्य है 3/4, 1/2, 1/3, 1/4। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है 1/2। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों द्वारा सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अगले 15 वर्ष अर्थात 2030 तक के लिए अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के अंतर्गत 17 गोल्स एवं 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं। भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है? 60 मेगावाट, 110 मेगावाट, 10 गीगावाट और 20 गीगावाट। तो दोस्तों उत्तर डी सही है 20 गीगावाट। भारत में पवन और सौर, बायोमास एवं लघु हाइड्रो जैसे स्रोतों से विशाल अक्षय ऊर्जा से संभाव्यता है। एक अनुमान है के अनुसार भारत में 100 मीटर की हब ऊंचाई पर 300 गीगावाट से अधिक की पवन क्षमता, लगभग 750 गीगावाट की सौर क्षमता 3% बंजर भूमि की उपलब्धता को मनाते हुए। दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न आपको बता दूं, सौर ऊर्जा से
संबंधित प्रश्न आपकी पिछली वीडियो में भी था, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। चलिए दोस्तों, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर बी दोस्तों आपका सही है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। दिए गए विकल्प में ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के लिए क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन मुख्य कारण है। मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जल के साथ संयुक्त होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार है। निम्नांकित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृतिय के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? हिमछंछावात, हिमस्खलन और दोस्तों आपका तूफान और बाढ़। तो प्राकृतिक आपदा को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, स्थलीय प्राकृतिक आपदा और वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा। स्थलीय प्राकृतिक आपदाएं होती हैं कि उत्पत्ति सामान्य रूप से अंतर्जात बलों के कारण होती है, जिसके उदाहरण हैं ज्वालामुखी आपदा, भूकंपीय आपदा, सुनामी आपदा, भूस्खलन एवं हिमस्खलन आपदा इत्यादि। वायुमंडलीय दोस्तों हवा के कारण होती हैं, वायुमंडल के कारण होती हैं। वायुमंडलीय परिघटना संबंध है वायुमंडल विक्षोभ, चक्रवर्ती आपदा, हरिकेन आपदा और टोर्नाडो आपदा, आकाशीय विद्युत आपदा, उपलवृष्टि, झंझावात, तड़ित झंझा, हिमपात, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, शीतलहर और गर्म लहर आदि। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। नीचे तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, केवल ए, बी और सी। ए, बी आपके क्या है? विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 ई में एवं द्वितीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में बनाई गई थी। 1986 ईस्वी की शिक्षा नीति में 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ढांचा एवं प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है? सुरक्षा मूल्य, सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है स्वतंत्रता का मूल्य और समान रूपता का मूल्य, बी। तो बी इसका जो सही उत्तर है। स्व उत्कर्ष सेल्फ ट्रांसटेंस सिद्धांत व्यक्ति की भूमिका और मानव संसाधन के रूप में कल्याण को अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करता है। स्व उत्कर्ष में सर्वमुक्ति का मूल्य निहित है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? SSA, परख, IITI, NITI, NTA। तो दोस्तों NTA आप जानते हैं क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन नीचे दे सही उत्तर चुनिए। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों ABCD, ABC ओनली। तो ABC क्या है? SSA, परख और आपका IITI। चलिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के तहत अनेक नए निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने हेतु सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यवसाय और गुणवत्ता युक्त मानकों का पालन करते हैं। SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के विकास एवं संरक्षण हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंडिया। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि ये जो आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये मेरा डॉग है तो उसकी आवाज़ आती है, माफ़ चाहूँगा वीडियो में डिस्टर्बेंस के लिए। 2017 में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश एवं फेलोशिप हेतु परीक्षा आयोजित करने हेतु की गई निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सर्वाधिक निकाय है? नीति आयोग, NCTE और AICTE और
NCI। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए आपका नीति आयोग। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, दोस्तों को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट सचिवालय प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके दोस्तों नीति आयोग बनाया गया था, वो को 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों चलिए, और NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और इसकी स्थापना दोस्तों नवंबर 1945 में हुई थी। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि नीति आयोग से प्रश्न जरूर आता है। विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री हुमायूं कबीर, श्री CD देशमुख, श्री M मूलगांवकर और मूलचंद शर्मा। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिसको हम पढ़ रहे हैं, कि प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1953-1955 में थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए हम छोड़ देंगे। 1953 गैर सरकारी संस्था के रूप में स्थापना के बाद थे, जबकि 1956 में UGC को संसद में अधिनियम द्वारा सर्वाधिक दर्जा प्राप्त हुआ, तब इसके प्रथम अध्यक्ष श्री CD देशमुख बने। ठीक है, दर्जा प्राप्त करने के बाद दोस्तों CD देशमुख बने, और जब इसे संसद में पेश नहीं किया गया, यह दर्जा प्राप्त नहीं था, तब इसके जो थे शांति स्वरूप भटनागर जी थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न। दोस्तों आपका पैराग्राफ आ गया, तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले उसको जब भी पढ़ें उसका अर्थ को समझें, ताकि आप उसका कभी उससे पूछ ले कि इसका टाइटल क्या रखें तो आप रख सकें। बढ़ती वैश्विक अर्थ संबंधता को दृष्टिगत समकालीन वैश्विक चुनौतियों को निपटने के लिए वैश्विक नागरिकता की शिक्षा प्रदान की गई। चलिए दोस्तों आइए इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्व धारणा है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबंध निरंतर संवर्धित हो रही है। तकनीकी ज्ञान द्वारा पारंपरिक अधिगम शैलियों को प्रतिस्थापित करना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैक्षिक विचारों और उपलब्धियों के मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे से परिवर्तन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका C, A, C और D आपके सही है। आइए व्याख्या करते हैं। दिए गए विधान से स्पष्ट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रबल पूर्व धारणा है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य अंतर संबंधता निरंतर संवर्धित होती रहे। उच्च शिक्षा संस्थानों को वांछित आचार शास्त्रीय मूल्यों के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैक्षिक विचारों और उपलब्धियों के मुक्त आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन सेकंड। ये दोस्तों सब आपका गद्य से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों का वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उद्देश्य से तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से तैयार की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही है, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त रूप में प्रतिनिधित्व करता है? इनमें केवल स्थानीय ज्ञान निर्माण और इसके क्रियान्वयन की युक्ति दी गई है। इसमें भारत के केवल विदेशी उच्च शिक्षा प्रारूपों क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बीच ज्ञान और अधिगम को परस्पर आदान प्रदान पर बल दिया गया है। इसमें सामाजिक मुद्दों की अनदेखी कर नियोजनीयता के लिए व्यवहारिक अधिगम की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका माफ करिएगा, इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो आपका C। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बीच ज्ञान और अधिगम के पारस्परिक आदान प्रदान पर बल दिया गया। ये सब दोस्तों आपको गद्यांश में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात कहूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं आ पा रही है वो सिर्फ आपके सपोर्ट से ही आ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों लाइक कर दिया करो और कमेंट भी करो और दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दिया करो। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये क्यों सही है। ये देखिए आप पढ़ लीजिए। दिए गए गद्यांश को स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में इसमें स्थानीय और वैश्विक दोनों ज्ञान निर्माण और इसके क्रियान्वयन की युक्ति दी गई है। चलिए दोस्तों, उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों का अनुसंधानकर्ताओं और संकाय के साथ प्रशिक्षुता पारंपरिक ग्राम प्रणालियों का पुनरुपयोग। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी है आपका A और C। तो A है विभिन्न उच्च संस्थानों में अनुसंधानकर्ताओं और संकाय के साथ अनुसंधान प्रशिक्षु स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुता हेतु अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना
सहिष्णुता, समावेशन और संधारणीयता के मूल्य की समावेशी प्रक्रिया के रूप में दी गई है। कथन सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अधिगमकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही सबसे उपयुक्त है। दोस्तों ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो दोस्तों यह दिए गए गद्यांश दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांश से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगम की अभिकल्पना सहिष्णुता, समावेशन और संधारणीयता के मूल्यों की समावेशी प्रक्रिया के रूप में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिगमकर्ता की व्यवसायों और उद्योगों में नियोजनीयता पर बल दिया गया, अतः कथन फर्स्ट और दोनों सही है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। दोस्तों मैं ऑडियो वीडियो सब क्वालिटी सही करूँ और जल्दी दोस्तों आप जल्दी मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे। मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल जल्द ही बनाऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।